तो नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 क्लास 12th के एक और चैप्टर में, जिसका नाम है यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब हाँ, बिल्कुल तुमने ठीक सुना, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मतलब कैसे रिलेटेड है भाई साहब। ऐसे 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 तरीके से रिलेटेड है ना कि जब मैं बताऊंगा तो आपके आंसू से खुशी के, दुख के, ऐसे ना गंगा यमुना सब बह जाएगी। तो होप आप लोग अपने साथ में पेन पेपर और कुछ टिश्यू पेपर लेके बैठिए, क्योंकि शुरू करने वाले हैं। इससे पहले अपना ये तोड़ू सा इंट्रो देख लो। तो स्वागत है आप लोगों को एक और बार फिर से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के छोटे से इंट्रोडक्शन में कि इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं। अपन ने जैसे कि इसमें नाम देख लिया है कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। और आप जब इस चैप्टर को समझो, पढ़ने बैठो, जब आप एग्जाम में अपेयर भी होगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ना, आपको वो सारे का आंसर एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से देना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आप एक एथलीट हो। अच्छी बात है, अगर कुछ लोग लेजिट एक एथलीट है, जैसे मैं भी एक एथलीट हूं, तो अपन लोगों के बीच में वो कनेक्शन बन पाएगा। लेकिन लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल यू आर अ वेरी टॉप टियर एथलीट। ठीक है, आपने पिछले 5 साल अपने एक इवेंट के लिए विगरस तरीके से कुत्तों की तरह रात दिन मेहनत करी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो रिजल्ट चाहते थे, आपको वो रिजल्ट कंपटीशन में नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज कि एक ऐसा लड़का या लड़की, एक ऐसा पार्टिसिपेंट, ऐसा कंपटीशन आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ जो आपसे थोड़े ज्यादा लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसे इक्विपमेंट्स एंड चीजेस वगैरह थोड़ी ज्यादा मिली थी। लेकिन अब ऐसे मान के चलो कि आपने मेहनत करी, आपको वो मनचाहा आउटकम नहीं मिल पाया, तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, अपसेट हो जाओगे, दिल टूट जाएगा। अजी बिल्कुल दिल टूटेगा, दिल टूटने वाली बात जो है। लेकिन ऐसे में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एंड दैट इज कि आपको एक चीज याद रखनी है, नेवर टू गिव अप. That's my life motto, which saved me from committing suicide 6 years back. And I'm the same thing I'm going to convey this to you, and I hope that you will convey the same thing to the next generation coming forward, right? तो आपको करना कुछ नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। अब जब कोई यही चीज संदीप माहेश्वरी या आशु भैया जब ऐसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम यू गाइस माइट बी फीलिंग लाइक यार, जब ये रियलिटी के अंदर जब हम आते हैं, तो हम जब फेल हो जाते हैं, हमें वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसकी हम कोशिश करते हैं, तो हमको कैसा लगता है? हमसे पूछो कितना बुरा लगता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसके कोच, उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसको वापस से रीस्ट्रक्चर करते हैं, वापस से रीस्टैब्लिश करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी पर्सन होता है, जो ज़रूरी एस्पेक्ट होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हार कर वापस आने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हारना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बार नहीं। ठीक है, मेहनत करो, कभी नहीं हारोगे। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ ऐसे बोलता है, तो वो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि आप अल्टीमेटली उस चीज़ को कवर अप या उस चीज़ से बाहर आ जाते हो। ठीक है, यही एक तरीके से कहलाता है मोटिवेशन, या एक तरीके से कहलाता है साइकोलॉजिकली एक इंसान से डील करना। तो इस चैप्टर में हम यही चीजें देखेंगे एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है पर्सनालिटी। अब मैं अगर तुम लोगों से बोलूं कि पर्सनालिटी क्या होता है, तो तुम लोग क्या कहोगे? भैया अच्छे से कपड़े पहन लो, अच्छे से ड्रेसअप कर लो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, दैट विल बी योर पर्सनालिटी। इट मेक्स सेंस, बट पर्सनालिटी को मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा। The way you think, the way you feel, the way you express, that is called a personality. आपकी सोच किस प्रकार की है, आप किस तरीके की बातें करते हो, आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका किस तरीके का है, आप कैसे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, that is what your personality. फॉर एग्जाम्पल मुझको ले लो, मुझको देख करके तुम लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब some of your comments might be like, भैया बहुत बुरा पढ़ाते हैं, प्लीज फिजिकल एजुकेशन टीचर चेंज कर दो। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मस्त आया समझने में, बहुत अच्छा लगा, बाबा जी थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इम्पैक्ट्स मी एज अ ह्यूमन। ये सारे
कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारे कमेंट्स मेरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी काम करते हैं, जो अल्टीमेटली मुझको अलाउ करते हैं कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूं तुम लोगों के लिए, राइट? तो ये मेरा पर्सनालिटी है आप लोगों के हिसाब से, या ये मेरा पर्सनालिटी है आप लोगों के लिए। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी, ठीक है? अभी पर्सनालिटी कितने तरीके की होती है, ये पर्सनालिटी अलग अलग साइकियाट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें 3 तरीके की पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन के, पर्सनालिटी किन किन बेसिस पे एक स्पोर्ट्स पर्सन की, एक पर्टिकुलर ह्यूमन की, एक एथलीट की हो सकती है। सबसे पहला तो इसके अंदर आता है शेल्डन की क्लासिफिकेशन। नंबर 2 आता है कार्ल जंग या सी जंग, वो लड़ने वाली जंग नहीं, JUNG एक इंसान का नाम है, जंग, कार्ल जंग, ओके, कार्ल जंग क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5 फिजिकल एजुकेशन पर्सनालिटी कंपोनेंट्स। ठीक है, पढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, हमने अभी जैसे कि देखा था कि पर्सनालिटी के मैं अपने डिफाइन कर रहा था कि पर्सनालिटी इज अ टिपिकल पैटर्न of various behaviors, thinking patterns and maybe personality, एक तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, ठीक है? तो ये टिपिकल पैटर्न होता है बिहेवियर्स का, कि आप किस तरीके से सामने वाले से पहली बार अगर मिल रहे हो तो कैसे मिल रहे हो, किसी से रेगुलरली जब मिलते हो तो कैसे मिलते हो, आपके सोचने का, समझने का तरीका कैसा है। तो ये आपके टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, जिसको अपन पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है? अब ये आपके कुछ कुछ पर्सनालिटी के डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है कि पर्सनालिटी आखिर किन किन स्टेजेस में या किन किन तरीके से आपके इन्वायरमेंटल या आपके सराउंडिंग्स में होती हैं, ठीक है? तो ये आपके डायमेंशंस देखो, कुछ 4 या 5 तरीके के होते हैं, देखना। सबसे पहले होता है आपका फिजिकल पर्सनालिटी डायमेंशन, जहां पर आप अपने आप को फिजिकली किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं मेरी तरह, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी होता है, जिनको मन करता है कि वो अपने आप को फिजिकली अच्छे से प्रेजेंट करेंगे सामने वाले पे, तो उन पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और बहुत ही सूडो टाइप के लोग होते हैं, वो लोग मतलब काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, वो लोग कहते हैं कि इट्स माई बॉडी माई चॉइस, डूड यू आर जस्ट प्रमोटिंग लेजीनेस, नथिंग एल्स। लेकिन अगर आप लिटरली अपने फिजिक को लेकर के, अपने बॉडी को, अपने शरीर को लेकर के कॉन्शियस हैं, अपना ध्यान रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, अपने आप को अपना प्रेजेंटेबल बनाइए, ठीक है? कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग फ्रीक होते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, इट माइट डिफर, ठीक है? तो एक ये इसका डायमेंशन हो गया, फिजिकल डायमेंशन। दूसरा आते हैं मेंटल डायमेंशंस पे, कि आपके किस तरीके का थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करके सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं अगर ये टॉपिक तुम लोग को समझ करके तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। भैया किसी टॉपिक को तो तुम लोग को पढ़ाते हैं तो वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। इट मे डिफर फ्रॉम टीचर टू टीचर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब इंसान का समझने का, सिखाने का तरीका अलग होता है। एग्जैक्टली वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप किस तरीके से फील करते हो, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, एनीवन। आप किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करते हो, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यही होता है कि आप मेंटली किन किन चीज़ों को, जो आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि यार काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ये सारे आपके एक पैटर्न है चीज़ों को सोचने का, समझने का। ये आपका एक और डायमेंशन है, ठीक है? उसी तरह आता है आपका एक सोशल डायमेंशन, ठीक है? कि आप किस तरीके से आप सराउंडिंग में अपनी चीज़ों को देखते हो, समझते हो, अडेप्ट करते हो। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमोशनल, कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इमोशनल हो, कैसे हो, नहीं हो। मेरी बात करो तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आज ही मुझको ट्रिगर कर जाती हैं। ट्रिगर इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। आजकल के वर्ल्ड में ये जो वर्ड ट्रिगर है ना, काफ़ी चलता है। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो तुमको ट्रिगर कर जाए, जो मुझको ट्रिगर कर जाए, तो तुम्हारे पेरेंट्स को ट्रिगर कर जाए, तुम्हारी बहन को ट्रिगर कर जाए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ट्रिगर कर जाए। यू नेवर नो। इसीलिए सामने वाले के साथ में हमेशा हंस के, खेल के, प्यार से, दुलार से बात करो। वो भी तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव करेगा, मैं भी तुम्हारे साथ में अच्छा बिहेव करूंगा, सब खुश रहेंगे। तो ये थे आपके कुछ डायमेंशन इन फिजिकल एजुकेशन। ध्यान में रखना, पर्सनालिटी की जो मैं तुमको डेफिनेशन बनाई थी, ये 100% आ सकती है एग्जाम में, कि डिफाइंड पर्सनालिटी, व्हाट आर इट वेरियस डायमेंशंस एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस गिवन बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। तो सबसे पहले तो अपने देखा था कि पर्सनालिटी होती क्या है, इज ए टिपिकल पैटर्न और टिपिकल फॉर्म ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, एक्शंस, रिएक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है? ऑल्सो कैन बी काउंटेड एज फीलिंग्स। उसके बाद अपन आते हैं कि पर्सनालिटी के डायमेंशंस कितने तरीके थे। एक आपका होता है फिजिकल, प्लीज लिख के रखना, फिजिकल, मेंटल,
सोशल एंड इमोशनल। ये 4 डायमेंशंस हो गए। तो बात करते हैं सबसे पहले शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ट्राइट्स ऑन द बेस ऑफ द बॉडी टाइप ऑफ द पर्सन। अब ये पर्सनालिटी ट्राइट्स शेल्डन भाई साहब ने दिए कि सबसे पहले तो शेल्डन भाई साहब का पूरा नाम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन या विलियम एच शेल्डन। आप इसको एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। अब इन भाई साहब ने सोसाइटी के अंदर एक रिसर्च करी थी कि कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इन्होंने देखा कि सोसाइटी में 3 तरीके के लोग थे। कैसे? सबसे पहले आते हैं एंडोमॉर्फिक, जो बहुत ही ज्यादा अधेड़ होते हैं, बहुत ही ज्यादा भद्दे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं। एंड नाउ लिसन टू मी गाइस, आई नो व्हाट यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग राइट नाउ कि यार भैया ने हमको भद्दा मोटा कैसे बोल दिया। गाइस दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ। हम लोग इस चीज को नहीं पलट सकते, राइट। अब अगर आप मोटे हो तो सीना ठोक के बोलो हाँ हम हैं, और हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। और ट्रांसफॉर्म करना कैसे है? वो ऐसे है कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक अच्छा सा जिम ढूंढना है, ट्रेनर का गला पकड़ना है, उसको बोलना है सर पैर पकड़ रहा हूं आपके, प्लीज मुझको ट्रांसफॉर्म कर दो। आप मुझसे जितनी मेहनत करवाना चाहते हो करवा लो, मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। जस्ट इन्वॉल्व एंड इंडल्ज एंड डाइव राइट इनटू इट, और बस मेहनत करो। कुछ महीनों की मेहनत होगी और फिर अपनी जिंदगी में तुम लोग एक अलग से एक जो पॉजिटिविटी की जो लहर आएगी, जो बहार आएगी, जो अट्रैक्शन मिलेगा तुम लोग को सब तरीके से। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं इतने प्यार से कैसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एंडोमॉर्फिक हुआ करता था, मेरी बॉडी भी एंडोमॉर्फिक हुआ करती थी। मेरी ये अच्छी सी फिजिक बनने से पहले, ये बिग मसल्स को हम लोग स्पॉन्सर नहीं जो हम लोग को नहीं दे रहे हैं, उससे पहले मैं भी एक एंडोमॉर्फिक पर्सन था फॉर द मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ। मैं पैदा हुआ था तो आई वॉज ऑलरेडी क्वाइट अ हेवी किड, जो कि होती ना कि बच्चे जब हेल्दी पैदा होते हैं, हेल्दी बेबी जैसे कहते हैं, फैटी बेबी जैसे अपन कहते हैं, तो मैं भी वैसे ही पैदा हुआ था। एंड जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करता गया तो मेरी एंडोमॉर्फिसिटी बढ़ती गई। मैं एंडोमॉर्फिक इतना हो गया था कि मेरे चेस्ट तो बिल्कुल ही अजीब से लगते थे, मेरा पेट बहुत बाहर निकला रहता था, मेरे लव हैंडल्स बहुत बाहर निकले रहते थे, मेरे चिन डबल चिन हुआ करता था, डबल ट्रिपल पता नहीं कितना चिन हुआ करता था। उस टाइम पे तो बियर्ड भी नहीं आती थी, तो अलग ही गाल, अलग ही लटके हुए दिखा करते थे। आई हेटेड माई सेल्फ एट दैट टाइम, and this is coming from a guy who tried to commit suicide from like 6 or 7 years back, and see today recording in this entire place for you guys, and you guys must be thinking कि यार भैया के साथ में से क्या रहा होगा। कुछ नहीं था, बस कुछ लोगों के ताने जो तुम लोग शायद आज के डेट में सुनते आ रहे हो, बस वो तानों को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपनी मेहनत के अंदर। एंड आई पुट माई सेल्फ, आई यूज दैट negativity in my life as a positivity, as a positive state, and converted that into motivation, which motivated me, which inspired me. It build that steam in me. मेरे अंदर जो अपन कहते हैं ना कि चिंगारी लगनी चाहिए इंसान के अंदर, वो चिंगारी लगी, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। फिर मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू करा, फिर मैंने नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल्स खेले, एंड आज मैं तुम लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ गाइस। सो इट्स इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ गाय लाइक मी, तुम लोग तो काफी प्रिविलेज्ड हो यार, यू गाइस कैन डू इट टू। तो इसी तरीके से अपन आते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, जो होते हैं मीजोमॉर्फिक, जिस स्टेज पर आज मैं इस वक्त हूं, एंड आई विल बी फॉर एवर। कल किसने देखा है, क्या पता कोई ऐसी जॉब लग जाए जहां पर जिम में जा ही नहीं पाऊं, तो शायद फिर से मेरा पेट निकला है, बट आई विल नेवर लेट दैट हैपन, बिकॉज आई एम अ मीजोमॉर्फिक पर्सन नाउ, ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, all because of your faith and your own willpower, you will achieve it. It's all in the mind. मैंने बहुत अच्छी जगह पढ़ा था, if your mind can conceive it, you will definitely achieve it. ट्रेन सिर्फ जिम में जाकर के हमको अपने शरीर को नहीं करना है, इस जगह को करना है। अगर हमने इस जगह को ट्रेन कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो तुम लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, एक तरीके से मोटिवेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इट माइट मोटिवेट यू टू गो टू जिम, टू जॉइन अ जिम राइट आफ्टर योर एग्जामिनेशंस, राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। यू माइट बी थिंकिंग लाइक भैया ने मोटिवेट कर दिया, आओ कुछ पुशअप्स लगाते हैं। बिल्कुल लगाओ यार, फिट रहना एक बुरी चीज़ नहीं है, फिट रहना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे, जो कि होता है एक्टोमॉर्फिक पर्सन। एक्टोमॉर्फिक पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लिम पर्सन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सीवी में हमारे मीत भाई हैं, प्लीज़ उनको आप कांटेक्ट करो, उनसे पूछो मीत भाई
क्या खा रहे हो? भी भाई आपको अच्छी सी डाइट बताएंगे एक्टोमॉर्फिक होने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शेल्डन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 बॉडी टाइप्स के ट्रायड्स या पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन दिए थे। सबसे पहला आता है एंडोमॉर्फिक, जिनको हम विसेरोटोनिक भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज विसेरोटोनिक में मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी एक अनयूजुअल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, आपकी बॉडी का जो फैट रहता है, आपकी बॉडी का जो शेप रहता है, वो एक अनयूजुअल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये लोग ज़्यादातर हैवी एक्सरसाइज या ज़्यादातर भागना, लंबा दौड़ना, चलना नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर क्वाइट ओवरवेटेड, राइट। अगर तुम लोग ने थोड़े सा 11th में अगर तुम लोगों ने पढ़ो तो तुम लोग को BMI करके चैप्टर याद होगा, दैट इज कॉल्ड वाज द बॉडी मास इंडेक्स, राइट। तो ये होते हैं आपके एंडोमॉर्फिक। उसी तरह आते हैं मेसोमॉर्फिक, जैसे मैंने बताया, ऐसे लोग जिनकी बॉडी की सिमेट्री अच्छी रहती है, चेस्ट ब्रॉड रहते हैं, शोल्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़े रहते हैं, एग्जैक्टली और पेट अंदर रहता है, पेट फ्लैट रहता है, मसल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहती हैं। और उसके बाद में आते हैं आपके एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते हैं, थोड़ी सी हाइट भी इनकी लंबी रहती है, जस्ट बिकॉज दे आर क्वाइट स्लिम। एंड एक चीज़ बता देता हूँ, स्लिम होना कोई बुरी बात नहीं होती है। स्लिम लोगों के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि ये लोग एक लंबा ड्यूरेशन भाग सकते हैं क्योंकि पैर पतले होते हैं, राइट। मीजोमॉर्फिक पर्सन के साथ में दिक्कत ये होती है कि क्योंकि उनकी बॉडी में मसल ज़्यादा जल्दी रिटेन होता है, मसल ज़्यादा जल्दी तक होल्ड करके रखता है, तो उनके साथ में हर चीज़ें बराबर रहती है। वो ज़्यादा लंबा भाग भी लेते हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, वो सारी तरीके की काम काज और एक तरीके से एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हाइपर एक्टिवली अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एंडोमॉर्फिक एंड एज कम्पेयर टू एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये थे 3 तरीके के शेल्डन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एग्जाम्स में आए तो भूलना मत, एंडो मतलब मोटे, मीजो मतलब फिट, एक्टो मतलब पतले। आओ जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं अपन एक और क्लासिफिकेशन पे। अभी अपन ने खत्म करा था शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टाइप ऑफ अ पर्सन, पर्सनालिटी ट्राइट्स। अब आते हैं अपन कार्ल जंग के क्लासिफिकेशन पे। उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक इंसान या एक एथलीट या एक ह्यूमन 2 तरीके के होते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया के इस दौर में तुम लोगों ने ये 2 टर्म बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। अब तुम लोग इसमें से कौन हो, कैसे हो, क्या हो, अभी पता लगाते हैं। सबसे पहले पता लगाते हैं कि क्या तुम इंट्रोवर्ट हो। जब तुम लोग किसी से मिलते हो तो क्या तुम लोग शर्मा जाते हो क्या? ऐसे सिकुड़ जाते हो अपने आप को, ऐसे बंद कमरे में महसूस करते हो क्या? तुम लोगों को किसी से बात करने में परेशानी होती है, किसी नए इंसान से मिलने में परेशानी होती है क्या? तुम लोग ज़्यादा सोशल नहीं हो क्या? तुम लोग को बात कम करने का मन करता है क्या? तुम लोग को मन करता है कि कहीं घर से ना निकले, अपने टीवी, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने गेम, अपने चादर के बीच में सिमट के रह जाएं? अगर तुम ऐसे ही सोचते हो और अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी ही चल रही है तो गाइज यू आर एन इंट्रोवर्ट। एंड आई गेस तुम लोग को ये चीज़ें पता ही चल गई होंगी आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे। आए दिन पोस्ट देखते रहे तुम्हें लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट पे, एंड दे स्पीक इट सो प्राउडली दैट दे आर सो प्राउड ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट। आई टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन टू डू सो। लेकिन अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम लोगों से मिलो, बाहर जाओ, सोशल एक्सपेरिमेंट करो, लोगों से थप्पड़ खाओ, गालियां सुनो, घर वालों के ताने सुनो, लोगों से मिलो, खुशियां बांटो, कर्म कांड सब करो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट्स, जैसे कि मैं हूं और मोस्ट ऑफ द तुम लोग भी होगे, बिकॉज मुझको पता है 17 से 18 से 19 की जो एज होती है इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। एंड आई नो दिस थिंग फॉर अ फैक्ट। तो ये जो चीज़ें तुम लोगों को मैंने बताई थी, ये 2 तरीके के होते हैं आपके कार्ल जंग के क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं है। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन ऑन द पर्सनालिटी ट्राइट्स। नंबर 1 are introverts, the people who are shy, talk less, are less friendly, less talkative, don't want to get socialized or don't want to get into public gatherings more, etc. And as compared to the extroverts, these are those people who are totally the exact opposite of all the points that I have like explained you just a second ago in the introverts. ऐसे लोग ये होते हैं कि ये लोग जाके बाहर मिलते हैं, socializing करते हैं, friendly होते हैं, outgoing होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। इट माइट बी अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये था कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन। आइए पढ़ते हैं द बिग 5 थ्योरी। तो अब बात करते हैं द बिग 5 थ्योरी की, जो कि समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम लोग इसको पढ़ोगे ना तो तुम लोग समझ जाओगे, अरे ये 5 चीज़ें तो मेरे साथ में आए दिन होती रहती हैं, या मैं किसी को जानता हूँ या जानती हूँ जिसके साथ में ये चीज़ें होती हैं। तो आओ देखते हैं कि 5 चीज़ें असल में है क्या। आपने सबसे पहले क्या देखा था?
शेल्डन का क्लासिफिकेशन बॉडी टाइप के ऊपर पे रिवीजन भी करते जाएंगे अपन साथ में। फिर अपन ने देखा था कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन जो कि था इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के ऊपर। बस उन दोनों को पकड़ करके एक में डाल दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बिग फाइव थ्योरी। अब इसके अंदर आदि क्या क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे लोग जो लोग आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, उनको ऐसे देखना घंटों तक एक पेंटिंग को कि आर्टिस्ट ने कहा क्या है उसके अंदर, ऐसे देखना, आर्ट को समझना, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, अपने आप को ओपन करना, दैट इज कॉल्ड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और ऐसे लोग ज़्यादातर एडवेंचरस होते हैं। इन लोगों की आदत होती है बस कहीं भी बस्ता उठाया और चल दिए। वो गाना सुना ही होगा, मतलब कोई सा गाना था ना जहाँ पर वो कहता है इलाही मेरा जी आया है, एग्जैक्टली। तो ये यही वो लोग होते हैं लोग अपने अपने नए नए एडवेंचर्स को तलाशते हैं, नए नए जगह पर जाने की मतलब मन करता है, बस्ता उठाते हैं, सामान डालते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है, तो होता है कॉन्शियसनेस। ये लोग वो लोग होते हैं जो ऐसे डिसीजंस बनाते हैं जो कि प्लान होते हैं रादर देन बीइंग स्पॉन्टेनियस, राइट। ऐसे मान के चलो कि ये लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, इनका एक मानना रहता है, एक इनका दान धर्म रहता है, इनका एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, राइट। दिस कैन बी रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग अ प्रॉपर वर्क एथिक। ऐसे मान के चलो मैं इस तरीके का इंसान हूं ओनली व्हेन इट कम्स टू माय जिम एंड माय वर्क, राइट। बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए उनकी काम उनकी पूजा होता है, एग्जैक्टली ये वही तरीके के लोग होते हैं। दे शो प्रॉपर सेंस ऑफ नॉलेज, वर्क एथिक, realism and discipline when they are indulged in a particular work, and they make good decisions and planned decisions rather than just flowing with the wind and just making any spontaneous decisions, right। अपन को ऐसे काम नहीं करना है, पूरा होश आवाज में रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एक्सट्रोवर्टिज्म, जो कि हमने ठीक इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था जहां पर हमने बात की थी इंट्रोवर्ट्स की और एक्सट्रोवर्ट्स की। मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में जानना है हल्का सा पीछे कर लो, स्किप कर लो पीछे जा करके और एक्सट्रोवर्ट वाला पॉइंट वापस पढ़ लो, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एग्रीएबलनेस। ये वो तरीके के लोग होते हैं जो एक तरीके से चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इनको लोगों की मदद करने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे तरीके के लोग जिनका मतलब है ना किसी को कष्ट में जब वो देखते हैं, तकलीफ में, पीड़ा में, दुख में देखते हैं ना, तो उनका खुद का मन ऐसे ना ऐसे दहल उठता है। वो सोचते हैं कि यार इस इंसान की किस तरीके से मदद की जाए, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किस तरीके से। और अगर तुम इस तरीके के किसी भी इंसान को चाहते हो एंड इफ यू आर इन ए पोजीशन टू हेल्प दैट पर्सन, मेक श्योर दैट यू डू दैट। बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू आर इन ए पोजीशन टू हेल्प समवन, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट डू दैट। Why? Because that is how God is answering someone else's prayers through you. वैसे बड़ी चीज़ क्या होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलना, प्लीज़ हार्ट लिख देना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है इसका लास्ट पॉइंट, कॉल्ड न्यूरोटिसिज्म। अब ये वो तरीके के लोग होते हैं या एक वो तरीके का ट्रैड होता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसमें आप बहुत आसानी से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। मतलब हो सकता है आपकी कोई एक्स रही हो जिसने आपका दिल तोड़ा हो, मेरी भी रही है, और हो सकता है कि आपके घर में कुछ लफड़े चल रहे हो, मेरे भी रहे हैं, लेकिन आपको उनसे डील करना आना चाहिए, उनसे ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और ये वो तरीके के लोग होते हैं जो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंगर इश्यूज रहते हैं। ये लोग लो पेशेंस वाले लोग होते हैं, इनका स्टिमुलाई एकदम से रिस्पॉन्ड करता है। तो इसी के साथ हमने एक और टॉपिक पर्सनालिटी का जो था यहाँ पर खत्म कर लिया। अब एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट राइड में देखा था कि सबसे पहले आता है WH शेल्डन का पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टाइप ऑफ द पर्सन, जो कि होता है आपके एंडोमॉर्फिक, जो कि होते हैं मोटे लोग। फिर आता है मीजोमॉर्फिक, जो कि होते हैं परफेक्टली फिट लोग। फिर आता है तीसरा आता है एक्टोमॉर्फिक, जो कि पतले लोग होते हैं, काफी ज्यादा स्किनी होते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि वो कितने तरीके के एक्सरसाइजेज या कितने तरीके के एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन कि लोग सोशली किस तरीके के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत ही ऐसे सिकुड़ करके, बहुत ही शाय तरीके से, बहुत ही एक सरल तरीके का जीवन जीने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जीने का हक नहीं है, बिल्कुल है, सबको है। एक्सट्रोवर्ट वो तरीके के लोग होते हैं जो बाहर जाकर के दुनिया देखना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, गिरना भी चाहते हैं, लेकिन बस
रुकना नहीं चाहते। और फिर उसके बाद अपन ने देखा तो बिग 5 थ्योरी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपके पर्सनालिटी का टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब अपन जंप करते हैं मोटिवेशन पे। तो बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है मोटिवेशन। अब तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करूँगा, जो कि अपन ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी कर ली है। एंड मुझको पता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो भी गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि इस मोटिवेशन में है क्या। एक्चुअली में द वर्ड मोटिवेशन हैव अराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड मूवर, जिसका मतलब होता है टू चेंज और टू मूव अ सर्टन थिंग्स। एंड व्हेन इट कम्स इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से उठो, एक पर्टिकुलर आपके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके बॉडी को, आपके सोचने की और समझने की क्षमता को, और आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर लेते हो। और यही दो तरीके के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इसके। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी कहते हैं या इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं ऑफ मोटिवेशन में। अब ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के अंदर खुद से जागते हैं, खुद अपने अंदर वो उस चीज़ों को जागरूक करता है इस तरीके से कि मान के चलो मैं एक एस्पिरेंट हूं, ठीक है, सभी ने वो वेब सीरीज देखी होगी और सबके अंदर कभी ना कहीं उसको देख करके वो यूपीएससी को क्रैक करने का मन भी किया होगा, लेकिन फिर तुम्हारी औकात बोलती होगी कि बेटा बैठ जाओ। ठीक है, तो वैसे ही बात करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने आप ही अंदर से आती है, आपके आसपास के सराउंडिंग्स को समझ कर, सीख कर आपके अंदर अलग ही एक जोश जाग जाता है कि नहीं यार मुझको भी ये चीज़, ये फलाना ढिमकाना चीज़ है, एग्जाम्स क्रैक करने हैं, ये करने वो करने हैं। इट माइट बी कि तुम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होगा कि तुम लोगों को 12th के अंदर 90 या 100 स्कोर करना है, विच इज़ अ गुड मोटिवेशन। ये तुम लोग एक गोल की तरफ अपने आप को टारगेट कर रहे हो। एग्जैक्टली तो ये गोल सेटिंग हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग के इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आपके पास में सारी चीजें आ जाती हैं, आपके अंदर गोल ऑब्जर्वेशन आ जाता है, आप गोल अपने स्पेसिफिक टारगेट को लेकर के काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, आप खुद को प्रेज करना शुरू कर देते हो। सेल्फ अप्रेजल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसी के साथ में आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप एक तरीके से सीरियस हो जाते हैं अपने गोल को लेकर के, आपके अंदर एक सीरियसनेस जाग जाती है, आप खुद को पॉजिटिविटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके सराउंडिंग्स आपको पॉजिटिव लगने लगता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आती हैं, जो एक तरीके से आपके अंदर से ही जागरूक होती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं आपके टारगेट को आगे बढ़ने के लिए। और उसी तरह बातें हैं इसके ठीक ऑपोजिट पे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन, ऐसे फैक्टर्स जो बाहर की तरफ से आपके अंदर एक आग लगाए, आपके अंदर एक चिंगारी लगा दे कि नहीं यार अगर ऐसा नहीं किया तो इसका आउटकम XYZ हो सकता है। अब ये कैसे होते हैं, मैं इससे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कई लोगों के स्कूल में या कई लोगों के ऐसे कॉलेजेस में NCC होती है, विच इज कॉल्ड एज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, विच इज अल्टीमेटली अ वेरी ईजी pathway for any individual to crack the SSB examinations and enter in the Indian Armed Forces, right? अब हमारे NCC के अंदर एक चीज कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रगड़ा, जो आर्मी वालों का लगता है। ठीक है, आर्मी वाले हो, फिर आप चाहे एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट हो, फिर आप चाहे नेवी के एस्पिरेंट क्यों ना हो। तो उस रगड़े में होता क्या है, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं वो हम लोग को धमकियां देते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये पर्टिकुलर टास्क नहीं करा तो मैं तुम लोगों से डड्डू पढ़वाऊंगा, तुम लोगों से पुशअप पढ़वाऊंगा, तुम लोगों को सर के बल चलना पड़ेगा, तुम लोग को अपने एल्बोस के बल चलना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक डर पैदा करता है कि यार अगर हमने ये काम नहीं करा तो हमको वो पनिशमेंट मिलेगी, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये सारी चीजें जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, एक खौफ पैदा करते हैं आपके अंदर, एक डर पैदा करते हैं, एक फीलिंग आपके अंदर जागती है, बिहेवियर में आपके चेंज आता है कि अब अगर आपने ये पर्टिकुलर XYZ चीज नहीं करी, एक टास्क नहीं करा तो इसका आउटकम XYZ हो सकता है। तो ये चीजें आपके परफॉर्मेंस को हिट कर जाती हैं। मुझको आज भी याद है, मैं अपने स्केटिंग के नेशनल के लिए वडोदरा गया हुआ था, मेरे पापा ने मुझको एक रेस हारने के बाद पे गाल पे काफी चपेट मारी थी, सबके सामने बेइज्जती हुई वो अलग, लेकिन अगली रेस में जब नेशनल में गोल्ड मेडल आ गया तो उन्हीं पापा का सीना चौड़ा हो गया। तो ये मोटिवेशन के फैक्टर्स होते हैं। तो ये थे मोटिवेशन के फैक्टर्स। अब आते हैं अपन मोटिवेशन के टेक्निक्स पे। अभी अपन ने देखा था कि कितने तरीके के मोटिवेशन होते हैं और कैसे अपन को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है इंटरनली या एक्सट्रिंसिक तरीके से, एक्सटर्नली या एक्सट्रिंसिक तरीके से, जहां पर अपने अंदर भी कुछ कुछ चीजें अपने आप जागरूक होती हैं और कुछ कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमको अंदर से जागरूक कर देते हैं। अब आते हैं कि स्पोर्ट्स के
तरीके पे, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने जैसे कि सबसे पहले भी कहा था कि अपन एक एथलीट के नज़रिए से हर चीज़ को देखेंगे। तो एक एथलीट के नज़रिए से देखा जाए तो मोटिवेशन अपन को स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे मिलेगा, वो कुछ इन टेक्निक्स के थ्रू मिलेगा। कैसे? आओ, सबसे पहला गुड हेल्थ। अब यार मान के चलो एक एथलीट हूँ मैं, जो कि मैं ऑब्वियसली हूँ। अब अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या मेरा मन करेगा कि मैं अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूँ? नहीं, मेरे अंदर डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को गिरते हुए देखूंगा, अपने हेल्थ को गिरते हुए देखूंगा, डीग्रेड होते हुए देखूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा मन हल्का सा डगमगाएगा जरूर। तो गुड हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एन एथलीट। नंबर 2 कम्स हेल्दी एनवायरनमेंट। अब मान के चलो मैं काफ़ी फिट हूँ, काफ़ी हेल्दी हूँ, काफ़ी अच्छी फिजिक है मेरी, लेकिन मेरे आस पड़ोस का मोहल्ला, इलाका और रहने का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, रहने के लायक नहीं है। आए दिन लड़ाई झगड़े, लोगों की बकवास सुनना, लोगों के ताने सुनना और काफ़ी कुछ चीज़ें सुनना जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, ऐसी सारी चीज़ें सुनना। तो क्या तुम लोग को बताओ, चाहे कितने भी अच्छे घर का लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, क्या वो साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड रह पाएगा? क्या उसके अंदर वो पॉजिटिविटी जाग पाएगी? नहीं जाग पाएगी। तो ऐसे में अपना इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो संभाल के कैसे रखते हैं, उसका कुछ तरीका होता है। आस पड़ोस के लोगों को समझा के रखो अच्छे से कि देखिए आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एन XYZ एग्जामिनेशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, सो प्लीज़ डोंट इंटरप्ट इन माई प्रैक्टिसेस और डोंट इंटरप्ट माई द इनर सर्कल ऑफ पीस। तो ऐसे में अगर लोग मान जाते तो अच्छी बात है, नहीं मान जाते तो अपना गेट लगा के रखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। उसी के बाद आते हैं अपन क्वालिटी अपैरेटस या इक्विपमेंट्स भी जिसे अपन कहते हैं। अगर तुम्हारे पास में, या मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ अपना, सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। अब मुझे पावर लिफ्टिंग के अंदर क्या क्या लगता है? मुझको एक सिंगलेट लगता है, टाइट जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग को अपने रिस्ट ग्लव्स लगते हैं, बैंड्स लगते हैं, नी पैड्स लगते हैं, रैप्स लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ खराब हो जाए, टूट जाए, फट जाए, तो क्या मेरा ट्रेनिंग में मन लगेगा, ट्रेनिंग करने में मन लगेगा? कुछ हद तक नहीं। इसीलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेटर्स का, क्योंकि तुम सबको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। क्रिकेटर्स का एक इक्विपमेंट और अपैरेटस सबसे ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके पास उनके शिन पैड्स होते हैं, उनके क्वाड्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के गार्ड्स होते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, बैट होता है, पूरी ओवरऑल किट होती है। उसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग हो जाए, एक भी चीज़ अगर खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या उनका मन करेगा, क्या उनका दिल लगेगा उस तरीके से अपने आप को ट्रेन करने में? नहीं। तो इसीलिए अ गुड क्वालिटी ऑफ अपैरेटस इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। उसके बाद आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट कितने जरूरी होते हैं। तो शायद मैं इस चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, तो इसी के साथ में अपना ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आ चुके हैं अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसको कहा जाता है एग्रेशन। तुम लोग अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये चैप्टर कितना स्मूथली चला। पहले हमने एक इंसान के पर्सनालिटी की बात करी, फिर हमने मोटिवेशन की बात करी, और अब अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं एग्रेशन से। और ये तीनों की तीनों चीज़ें एक इंसान के, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो नहीं हो, आर्टिस्ट हो नहीं हो, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान भी हो। पहली बात तो कोई इंसान नॉर्मल रहता नहीं है, सब में ना स्पेशल कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने ये पैटर्न देखा होगा कि पहले हम लोगों ने पर्सनालिटी की बात करी, ठीक है, कितने तरीके के पर्सनालिटी होते हैं। शेल्डन क्लासिफिकेशन देखा, कार्ल जंग क्लासिफिकेशन देखा, द बिग 5 थ्योरी देखी, फिर हमने मोटिवेशन देखा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देखा, फिर हम लोगों ने मोटिवेशन के टेक्निक्स देखे। अब आ चुके हैं अपन इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए सबसे भयानक पॉइंट पे, जिसका नाम है एग्रेशन। अब कुछ लोग होते हैं जिनका टेम्पर बहुत हल्का रहता है, बहुत शॉर्ट रहता है। जैसे कि कुछ लोग जो बिहार से मुझको सुन रहे हैं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज लाइक अ स्टीरियोटाइप जो कि मुझको पता है कि बिहारियों में ना पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो देखो कि एग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो एग्रेशन की डेफिनेशन पे अगर हम देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो तुम लोग समझ जाओगे कि एग्रेशन असल में कुछ नहीं, इट इज अ चेंज इन द behavior patterns or the change in the behaviors of an individual in which he or she can physically or psychologically can harm oneself। ठीक है,
मतलब अगर इसको मैं और अच्छे तरीके से आसानी से समझाऊं तो एक ऐसा आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है कुछ घटनाओं को या किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में, कि आप अपने आप को फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को हार्म करते हो। और सिर्फ ऐसी हार्म नहीं करते हो, आप अपने सराउंडिंग्स को भी, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत ही दुलार करते हैं, जो आपसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन सब को भी आप कहीं ना कहीं हर्ट करते हो। आप एक तरीके से इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो अब बात करते हैं कि एग्रेशन होते कितने प्रकार के हैं और इसमें आता क्या क्या है, और स्पोर्ट्स की नज़र से एग्रेशन कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो जैसे कि अपन ने देखा था, अपन पढ़ रहे थे एग्रेशन के बारे में, तो आइए बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ एग्रेशन के बारे में। यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं कि 3 तरीके के एग्रेशन होते हैं। इम्पल्सिव, या जिसको हम लोग हॉस्टाइली बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, जिसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपन प्रेडेटरी या चैनल्ड एग्रेशन भी कहेंगे, क्योंकि ये एक गोल की तरफ ओरिएंटेड होता है हल्का सा, जो कि अपन इसको अभी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट आता है आपका असर्टिव बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन इम्पल्सिव या हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के शब्द से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि हॉस्टाइल मतलब सामने वाले इंसान को, जो बंदा एग्रेसिव हो रहा है, वो अपने सराउंडिंग्स को पूरा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक चीज और ध्यान में रखना, इम्पल्सिव एकदम से निकल के आता है। This means it is raised by a strong emotion of anger and hostility। मतलब इसमें सामने वाला इंसान अपने पूरे सराउंडिंग्स को पूरे से डिग्रेड करने की कोशिश करता है, पूरा नेगेटिविटी छाने की कोशिश करता है, पूरा नीचे गिराने की कोशिश करता है, और उसका गुस्सा कुछ वक्त तक ऐसे ना, उसको हीट ऑफ द मोमेंट जिसे अपन कहते हैं ना कि यार प्लीज भाई माफ कर दे यार कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, हीट ऑफ द मोमेंट हो गई थी, मैं गुस्से में अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाया था, सराउंडिंग्स की ऐसी थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, भाई सॉरी। तो ये वही तरीके के लोग होते हैं और ये वही तरीके का एग्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे तरीके के लोगों को बहुत ही ना, मतलब प्यार से, बहुत ही समझा करके, बहुत ही शांति से इनको ठंडा पानी पिला करके डील करना चाहिए। अब बात आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको अपन कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेडेटरी और चैनल्ड एग्रेशंस। कैसे? मान के चलो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और मुझको गुस्सा दिलाया गया है। कैसे भाई? मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, एग्रेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रेंथ। कैसे? बताता हूं। अगर तुमको कोई ऐसे भरी ऐसे सभा में आकर के थप्पड़ मार दे, तो क्या तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं कि तुम लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं करोगे क्या? न्यूटन की थ्योरी थी नंबर 3, लॉ ऑफ जो मोशन होती है, कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई तुमको मारेगा, तुम उसको रिवर्स में मारोगे, तुम उसको रिटर्न में झापड़ दोगे, थप्पड़ मारोगे, मुक्का मारोगे। दिस इज इंस्ट्रूमेंटल। अब तुम लोग बोलोगे कैसे? बेस्ट एग्जाम्पल इसका तुम लोगों ने देखा होगा, बॉडी बिल्डिंग या जो लोग पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो जिम में जाते हैं, वो अपने पीठ पर या अपने गाल पर या अपने क्वाड्स पे या अपने हैमस्ट्रिंग्स पे लोगों से थप्पड़ पड़वाते हैं अपने ट्रेनर से बोल के। क्यों? क्योंकि वो उनको चैनल करता है वेट को लिफ्ट करने के लिए। ये मैं बोल रहा हूं। हाँ, ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना, इसी पे मैंने बहुत थप्पड़ खाए अपने ट्रेनर से, पीठ पे, गाल पे, सब जगह पे। जब वो ऐसे एग्रेशन आता है ना, आपकी बॉडी के अंदर हीट होना शुरू हो जाती है, और जब आपकी बॉडी के अंदर हीट अप होना शुरू होती है ना, तो आपके अंदर एक पर्टिकुलर आप ऐसे फोकस हो जाते हो काफ़ी, कि नहीं अब अगर मैंने ये वेट नहीं उठाया तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वो आपके सारे सराउंडिंग्स को ब्लैंक कर देता है, आपका पूरा फोकस एक जगह पे, एक टारगेट पे डाल देता है। तो ये आपका चैनल हो गया उस तरफ, कि आपको अब वो XYZ जो भी एक्टिविटी थी या जो भी स्पोर्टिंग चीज थी, वो आपको करनी ही करनी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि भरी सभा में जब मेरे पापा ने मुझको नेशनल कॉम्पिटिशन्स में मारा था, दिस इज अ टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये आप इंस्ट्रूमेंटल को कह सकते हो, ऑल्सो नोन एज प्रेडेटरी और चैनल्ड एग्रेशन। दिस इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अचीविंग और अटेनिंग अ पर्टिकुलर गोल एंड इट इज कंप्लीटली प्लान्ड। ठीक है, बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट असर्टिव एग्रेशन पे। ये
थोड़ा वर्बल भी होता है और थोड़ा फिजिकल भी होता है। बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों ने फीफा टूर्नामेंट्स में या यूएफए चैंपियंस लीग में, यूरोपा कप में देखा होगा तुम लोगों ने कि फुटबॉलर्स एक दूसरे से आपस में जाके ऐसे सर से सर टकरा जाते हैं, जैसे दो शेर या दो भेड़िया टाइप के लोग लड़ रहे हो, और फिर रेफरी उनको जाकर के रेड कार्ड दिखा देता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने स्लेजिंग का नाम तो सुना ही होगा क्रिकेट के अंदर। तो बस ये वही है, और इसी के साथ में आपका टाइप्स ऑफ एग्रेशन खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि आप ये सारे एग्रेशंस को स्पोर्ट्स में कैसे चैनल करोगे। आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो आ चुके हैं हम अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं एग्रेशन इन स्पोर्ट्स में। भाई ये 5 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं ना, तुम लोग इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। लड़के तो कर ही पाएंगे क्योंकि अपन को जो स्पोर्ट्स का वो जो कीड़ा रहता है ना काफी छोटी उम्र से, तो तुम लोग समझ पाओगे। देखो, सबसे पहला जो इसके अंदर जो फैक्टर है, जो एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को, मैन हो या वुमेन रिगार्डलेस, इफेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस पे या उनके कंपटीशन पे, उनके मैच पे, पहला है टेम्परेचर। मान के चलो बाहर का टेम्परेचर आग बरसा रहा है और आपको ऐसे टेम्परेचर में किसी ने शरीर पर तेल लगाकर विक्स मल दी हो, या जो झंडू बाम या कोई भी ऐसा सर पे लगाने वाला जो बाम होता है वो आपके शरीर पर रगड़ दिया हो और आपको धूप में बाहर बिठा दिया हो, आपकी बॉडी जलने लगेगी। आपको लिटरली फर्स्ट डिग्री बर्न्स हो जाएंगे स्किन पे, जो थोड़े विजिबल नहीं होते हैं लेकिन वो आप फील कर पाओगे, आपकी स्किन जलेगी। ठीक है, तो ऐसे में टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एक टीम को। अब मान के चलो एक ऐसी टीम आई है एक ऐसे एरिया से जहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ़ गिरती है। ये एक ऐसी टीम एक ऐसी जगह से आई जहाँ के साल के 12 महीने वहाँ बहुत धूप रहती है। ठीक है, अब ऐसे में इन दोनों टीम्स को अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर आ जाओ जहां पर वो उन दोनों के लिए उस चीज़ को इंड्योर करना है, इंड्योरेंस उन लोगों की जीरो हो गई उनकी टीम की, तो क्या वो लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा? क्या उनके अंदर एक अजीब सा एग्रेशन नहीं आएगा? तबीयत भी खराब हो सकती है, दिमाग भी खराब हो सकता है, लेकिन मोर चांसेस ऐसे हैं कि जब आपका रहना खाना पीना पानी बदलता है तो तबीयत भी खराब होती है और गुस्सा भी थोड़ा सा ना अटपट सा लगता है। तो दिस इज दैट एग्रेसिव, दैट एग्रेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद आता है आपका विक्टिम इंटेंट का। मान के चलो कि आप एक स्पोर्ट्स में, एक गेम में, एक मैदान पे उतरे हो, सामने वाली टीम के किसी प्लेयर को या सामने वाली टीम के किसी बंदे को, एक इंडिविजुअल को इंजर्ड करने के लिए, तो ये वही विक्टिम इंटेंट है कि आप सामने वाले बंदे को इतनी बुरी तरीके से मारना चाहते हो, इतनी बुरी तरीके से हराना चाहते हो कि वो सामने वाला वापस उस चीज को रिटेलिएट ही नहीं कर पाए। आप उसको वापस खड़े होने का टाइम ही मत दो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, माइक टाइसन और एक और ऐसे बॉक्सर थे जो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। इट वाज द 1986 का उनका कोई सा मैच था जहां पर माइक टाइसन को हराने के लिए उनके ऑपोजिशन को कुछ अराउंड $2 मिलियन यूएस करेंसी ऑफर की गई थी कि आप माइक टाइसन के जाकर के उसका जॉ ब्रेक करो या उसका हाथ तोड़ कर आ जाओ। और जब वो ओपोनेंट रिंग में माइक टाइसन के साथ में तीसरे चौथे राउंड पे ही पहुंचा था, तो माइक टाइसन यार वो प्राइम था 80s का, उस इंसान ने तीसरे चौथे तक राउंड जाने के लिए उस इंसान को छोड़ा ही नहीं, सेकेंड राउंड में नॉकआउट, खत्म, खेल खत्म हो गया। दैट वॉज अ विक्टिम इंटेंट। उसके बाद आते हैं अपन रिटेलिएशन में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। सामने वाला इंसान, अगर आप लोगों ने से मान के चलो XYZ टीम का मैच हुआ ABC टीम के साथ में, अब XYZ टीम ने ABC टीम को बहुत बुरी तरीके से हराया, उनको डिसअपॉइंट करा उनके अपने ही होम ग्राउंड में, और तो अब XYZ टीम को लग रहा है, घबराहट सी हो रही है कि यार कहीं ABC वाली टीम रिटेलिएट ना कर दे, कहीं वो ABC वाली टीम हमारे ग्राउंड पर आकर के हमको ही हराने के लिए कोई अलग से कोई पैंतरा ना आजमा ले, क्या पता वो कोई नई टेक्निक्स लेकर आ जाए, क्या कोई नए प्लेयर्स लेकर आ जाए, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर जो फियर ऑफ रिटेलिएशन रहता है ना, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कॉजिंग और ब्रिंगिंग द एग्रेशन इनटू अ स्पोर्ट्स और ए गेम। यहाँ पर ऐसे समझो कि ABC टीम अगर रिटेलिएट करने के मूड से आ रही है तो XYZ टीम ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो भी रिटेलिएट बैक करेंगी, और ऐसे में स्पोर्ट्स बहुत बहुत ग्रूसम हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप 90s के टाइम पे कोई सा भी NFL, जो कि नेशनल फुटबॉल लीग जिसे अपन कहते हैं, जो कि अमेरिकन फुटबॉल जिसको कहा जाता है, तो आप जो कि एक तरीके से रग्बी होता है, और वहाँ पर जाके उनके मैचेस देखो, वहाँ पर जो प्लेयर्स आते थे ना, वो 2 चीज़ों की वजह से आते थे, विक्टिम इंटेंट एंड रिटेलिएशन। वहाँ के क्वार्टरबैक्स, जैसे अपन फुटबॉल के अंदर अपनी गोलकीपर की या मिडफील्डर की या
या कोई सी भी डिफेंडर की स्पॉट होती है, पोजीशन होती है, वहां पर क्वार्टरबैक्स आपस में दुश्मन होते थे एक दूसरे के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के। तो ये एक अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर है जिसकी अपन बाद में कभी बात करेंगे। तो ये हो गया फियर ऑफ रिटेलिएशन। उसके बाद आता है गेम का स्ट्रक्चर। मान के चलो, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा है। पॉइंट टेबल के हिसाब से देखा जाए, और अगर स्कोर कार्ड देखा जाए, पॉइंट टेबल तो बहुत दूर की बात हो गई, स्कोर कार्ड देखा जाए तो सीएसके ने कुछ मार दिए हैं 20 ओवर में, कुछ अराउंड 270 या 260 कुछ रन्स, 200 से ऊपर ही मार के चले हैं। और केकेआर इस बार काफी महंगे प्लेयर्स को लेकर आई है ग्राउंड में। अब तुम लोग समझ लो यार अपने हिसाब से किन किन को लेकर के आई है। मैं कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि ओनर शाहरुख खान है जिस टीम को, उसके क्या ही बोलूं मैं। तो अब जब नए प्लेयर्स आए हैं मैदान में और उसके बाद भी टीम इतना गंदा परफॉर्म कर रही है, तो क्या लगता है कि केकेआर एग्रेसिवली नहीं खेलने शुरू करेगी? वो जरूर एग्रेसिवली खेलेगी। वो अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए लंबे और एग्रेसिव शॉट्स मारना शुरू करेंगे उनके बैट्समैन। तो एक तरीके से तुम लोगों ने कमेंटेटर्स को भी, आकाश चोपड़ा को भी और इरफान पठान को भी ऐसे बोलते हुए सुना होगा कई बार, इंक्लूडिंग हरभजन सिंह को, कि प्लेयर काफी ज्यादा एग्रेसिव खेल रहा है। तो वो एग्रेशन क्या है? वो यही है कि गेम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, गेम का फॉर्मेट ही ऐसा हो चुका है कि अगर आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे तो जरूर हार जाओगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो होता है ओल्ड राइवलरी। कल ही रियल मैड्रिड एक और यूएफए चैंपियनशिप कप जीती है, और बेस्ट एग्जांपल अगर तुम लोग को पता हो एल क्लासिको का, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। बाकी तुम लोग समझदार हो, अपने आप में समझ सकते हो। तो इसी के साथ में आपका एक और यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एग्रेशन के इस पॉइंट के साथ में खत्म हो गया। आओ एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पूरे चैप्टर में अपन क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पर्सनालिटी, अपन ने देखा था WH शेल्डन की क्लासिफिकेशन बॉडी टाइप्स के ऊपर, फिर अपन ने कार्ल जंग के क्लासिफिकेशन देखे थे, फिर अपन ने बिग 5 थ्योरी देखी थी। उसके बाद अपन ने शिफ्ट किया था मोटिवेशन पे। अपन ने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखे थे, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। उसके बाद अपन ने मोटिवेशन के टेक्निक्स देखे थे। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था एग्रेशन के अपन ने फिर टाइप्स देखे थे कि कितने तरीके के एग्रेशन होते हैं। और इसी के साथ में एग्रेशन इन स्पोर्ट्स के साथ में अपन ये चैप्टर करते हैं खत्म। मिलता हूं तुम सबसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक कहीं जाओ मत, रिवीजन करते रहो। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट चैप्टर।